दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे समसामयिकी घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि का भारतीय इतिहास। तो हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लिया था। आज से हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य और विभिन्न वंशों की कला अवधि एवं प्रशासनिक विभाग। फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, सल्तनत काल विविध। मुगल वंश देखेंगे, बाबर, हुमायूं और शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, विदेशी यात्री, मुगल काल विविध, गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, प्रवर्ती मुगल शासक, मुगल काल का विविध और फिर मध्यकाल का विविध। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। चलिए, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, ईरानियों ने रखा। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, ईरानियों ने रखा। यूनानी भारत को क्या कहते थे, यूनानी भारत को क्या कहते थे, इंडिया। और ईरानी हिंदुस्तान, यूनानी भारत को इंडिया कहते थे। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरबों ने। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कहां पर हमला किया था इसने, आक्रमण कहां किया था, सिंध पर किया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, राजा दाहिर, एक हिंदू शासक था। चलिए, अल-बरूनी के बारे में देख लेते हैं। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में। अल-बरूनी संस्कृत का ज्ञाता था, संस्कृत की जानकारी थी अल-बरूनी को। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। तो अल-बरूनी कौन, प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। मतलब अल-बरूनी ऑलराउंडर था। चलिए, 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। तो अल-बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था 11वीं सदी में। कहाँ का रहने वाला था अल-बरूनी, खिवा देश का निवासी था अल-बरूनी। अल-बरूनी कहाँ का निवासी था, खिवा देश का निवासी। अल-बरूनी की रचना तहकीक हिंद, अल-बरूनी की रचना तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद अल-बरूनी की रचना। किस भाषा में, अरबी भाषा में। चलिए, ये देख लेते हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार विजय और बंगाल विजय, इसकी दो विजय है, बिहार विजय और बंगाल विजय। बिहार की विजय 1193 से 1202 ईस्वी में, बिहार की विजय 1193 से 1202 ईस्वी में नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट किया। नालंदा एवं विक्रमशिला को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा, बिहार की राजधानी उदंतपुर पर कब्जा। फिर देखते हैं बंगाल विजय। बंगाल पर आक्रमण 1198 से 1203। तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया।
पूर्वी बंगाल में शरण ली। तो जब आक्रमण किया इसने बख्तियार खिलजी ने, तो उसका शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया और पूर्वी बंगाल में शरण ली। इसने बंगाल की राजधानी कौन सी घोषित की? लखनौती को बंगाल की राजधानी घोषित किया बख्तियार खिलजी ने। चलिए अब देखते हैं मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी का परिचय। गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में। गजनी का शासक कब बना? 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। कौन? महमूद गजनवी। शिक्षित और सुसभ्य था, विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करने वाला था, चांदी के सिक्के, संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चलाए। तो गजनवी ने क्या क्या किया? यह शासक बना 998 ईस्वी में। यह शिक्षित और सुसभ्य था, पढ़ा लिखा था, विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करने वाला था और चांदी के सिक्के चलाए थे जिन पर संस्कृत के लेख लिखे हुए थे। चलिए भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण 999 से 1027 ईस्वी तक 999 से 1027 ईस्वी तक 17 बार इसने आक्रमण किए। 999 से 1027 ईस्वी तक 17 बार इसने आक्रमण किए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था लूटपाट करना। इसका प्रमुख उद्देश्य एकमात्र लूटपाट करना था और अधिक से अधिक धन अपने साथ लेकर जाना होता था। तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूट। 1019-20 ईस्वी में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। 1019-20 ईस्वी में इसने चंदेलों पर पहली बार आक्रमण किया। तत्कालीन शासक, जब महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया तो चंदेलों का शासक कौन था? विद्याधर, जो बहुत ही अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। विद्याधर चंदेलों का अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान अलबरूनी, वहाकी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक वहाकी, उजारी फारस का कवि, तुस्सी और उनसुरी खुरासानी विद्वान, असजदी और फारूकी। तो महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी, वहाकी, उजारी, तुस्सी और उनसुरी, खुरासानी, असजदी और फारूकी। वहाकी का लेख कौन सा है? पुस्तक कौन सी है? तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन वहाकी की रचना है। और उजारी कौन था? फारस का कवि था। खुरासानी विद्वान था। और अलबरूनी, वहाकी, उजारी, तुस्सी एवं उनसुरी, खुरासानी, असजदी और फारूकी ये महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे। दरबारी इतिहासकार। तो महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार कौन कौन थे? उतबी था, किताब उल यामिनी, उतबी की रचना है किताब उल यामिनी। तारीख ए यामिनी, उतबी इसका दरबारी इतिहासकार था और उसकी रचनाएं हैं किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी किसकी रचनाएं हैं? उतबी की। किसके दरबार में था? महमूद गजनवी के दरबार में। चलिए अब देखते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया इसने। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण किया तब किसके साथ युद्ध हुआ था? भीम सेकंड या मूलराज सेकंड नायिका देवी के खिलाफ। भीमराज सेकंड या मूलराज सेकंड की नायिका देवी के खिलाफ इसका 1178 का गुजरात पर आक्रमण था। आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ था और गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। 1178 में गुजरात पर आक्रमण और यह था नायिका देवी के खिलाफ। चलिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, गोरी बनाम पृथ्वीराज। 1191 की तराइन का प्रथम युद्ध, गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गोरी की इसमें पराजय हुई।
1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अगर पूछे कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कहां से हुआ, या दिल्ली के लिए मुस्लिम शासकों के लिए दरवाजे किस युद्ध ने खोल दिए थे, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई थी। चलिए फिर देखते हैं 1194 चंदावर का युद्ध। 1194 चंदावर का युद्ध, गोरी बनाम जयचंद, जयचंद इसमें प्राप्त हुआ। तो जयचंद ही था जिसने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करके मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इसका नतीजा देखिए, 1194 ईस्वी ने मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार दिया। सिक्के, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। तो सिक्के इसने चलाए जिसमें एक तरफ तो लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य, फिरदौसी शाहनामा का लेखक। फिरदौसी कौन? शाहनामा का लेखक। अल्पतगीन गजनी या यामनी वंश का संस्थापक। अल्पतगीन गजनी या यामनी वंश का संस्थापक। फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता का लेखक। फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता का लेखक। भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का परिचय। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का परिचय। संस्थापक दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी की दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। तो 1206 से 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम दिल्ली सल्तनत रही। चलिए सभी सुल्तान तुर्क हुए अलग अलग वंश के। तो दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तान तुर्क हुए। स्वतंत्र माता पिता की संतान, ये स्वतंत्र माता पिता की संतान थी, चाहे भले ही ये खुद गुलाम रहे हों। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो गुलाम वंश की जगह अगर ममलुक वंश आ जाए तो ये भी सही हो जाएगा। गुलाम वंश को ही ममलुक वंश भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। परिचय, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्क जनजाति से संबंधित था। तुर्क जनजाति का था कुतुबुद्दीन ऐबक। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं की और ना ही कभी सिंहासन पर यह बैठा। मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की। मृत्यु 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी इसका शासनकाल। आजीवन सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की शासन के साथ। मृत्यु 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, या सल्तनत वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देखते हैं। कुरान ख्वां उपाधि थी कुरान ख्वां। क्यों कहते थे कुरान ख्वां? सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे कुरान ख्वां कहते थे। लाख बख्श की उपाधि, अधिक दान करने के कारण ये नई नाम मिला लाख बख्श। तो लाख बख्श तथा कुरान ख्वां की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए
महत्वपूर्ण तथ्य, जून महत्वपूर्ण तथ्य, राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के 3 माह के बाद। राजधानी लाहौर स्थापित किसने? मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किसने किया? गौरी, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया 1208 ईस्वी में। ठीक है। और जून 1206 में गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद यह इसने शासन संभाला, राज्याभिषेक करवाया और इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? लाहौर। चलिए, प्रारंभिक जीवन, काजी अजीज कुफी द्वारा दास के रूप में क्रय। तो काजी अजीज कुफी द्वारा दास के रूप में इसे बेचा गया था। गजनी में गौरी द्वारा इसे खरीदा गया। गजनी में गौरी द्वारा इसे खरीदा गया। गौरी द्वारा अमीर ए आखनूर के पद पर प्रोन्नत किया गया। तो अमीर ए आखनूर, गौरी ने अमीर ए आखूर किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य देख लेते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार इसने शुरू करवाई थी और इसका काम पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए, अब देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 गुलाम वंश का द्वितीय शासक। इल्तुतमिश 1211 से 1236। परिचय, इल्बरी जनजाति से संबंधित तुर्क था। ये भी तुर्क था और ये था इल्बरी जनजाति का। अन्य नाम गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, तो ये हो गया गुलाम का गुलाम। ये बंदायूं का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पूर्व यह बंदायूं का सूबेदार था और गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त हुआ और गौरी, मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त किया था। खलीफा से प्राप्त अधिकार, इसे खलीफा से क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए थे? सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से। सुल्तान आजम की उपाधि खलीफा ने दी। 1229 ईस्वी में खिलत प्रमाण पत्र, 1229 में खिलत प्रमाण पत्र, और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य घोषित, दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र राज्य घोषित, और इल्तुतमिश वैध सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। चलिए, इल्तुतमिश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खान का आगमन। इसके शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान आ गया। चंगेज खान के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार। तो चंगेज खान क्यों आया था? चंगेज खान आया था मंगबरनी के पीछे, मंगबरनी को मारना चाहता था और मंगबरनी जब भारत में आया तो चंगेज खान उसके पीछे पीछे आ गया। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी को सहायता देने से मना कर दिया था, इसलिए चंगेज खान वापस चला गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब निर्माण का निर्माण कार्य पूर्ण किया। सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा शुरू की। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना शुरू किया और टंका को चांदी के सिक्के और जीतल तांबे के सिक्के। टंका कौन से होते थे? टंका चांदी के सिक्के होते थे और जीतल होते थे तांबे के सिक्के। चलिए, इल्तुतमिश के बाद कौन आया? इल्तुतमिश के बाद आई उसकी बेटी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। तो इसने राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। इसे सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। चलिए, बलबन के विचार। बलबन के विचार,
राजा धरती पर किसका रूप? नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया बलबन ने राजा को। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब, तो राजा को ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। मान मर्यादा में राजा का क्रम, तो मान मर्यादा में राजा को किस क्रम पर रखा? पैगंबर के बाद। संस्थापक राजत्व संबंधी सिद्धांत का, तो बलबन राजत्व संबंधी सिद्धांत का संस्थापक था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान। बुगरा खां पुत्र को सलाह, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो बुगरा खां पुत्र था बलबन का, उसको सलाह दी थी इसने कि सुल्तान का पद निरंकुशता से चलता है। चलिए अब देखते हैं बलबन। बलबन का परिचय 1266 से 86 ईस्वी तक सुल्तान, 1266 से 86 ईस्वी तक सुल्तान बना। और पूरा नाम था इसका गयासुद्दीन बलबन, अन्य नाम था उलुग खां। उलुग खां अन्य नाम था, या उलुग खां इसकी उपाधि भी कह सकते हैं। उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और इल्बरी तुर्क से संबंधित था। यह भी तुर्क था और इल्बरी जनजाति से संबंधित था। प्रारंभिक जीवन, बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया और गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा 1232 ईस्वी में। 1232 में दिल्ली लाया गया और 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने। तो यह भी इल्तुतमिश का गुलाम था, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। चलिए इसके शासन कार्य देखते हैं। बलबन के शासन कार्य, नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ किसने की? बलबन ने। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इस इमाद उल मुल्क को वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त किया। तो इसने मंगोलों का भी सामना किया था। चलिए पद एवं वैवाहिक संबंध। पद एवं वैवाहिक संबंध, खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से। तो बलबन को खसदार का पद प्राप्त हुआ था इल्तुतमिश से। अमीर ए शिकार का पद दिया था रजिया ने। अमीर ए शिकार का पद दिया रजिया ने। और अमीर ए आकुर बैराम शाह ने। अमीर ए आकुर का पद दिया बैराम शाह ने। और 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। 1249 में पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। राजत्व सिद्धांत, बलबन के राजत्व सिद्धांत। रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि रक्त और लौह की नीति से किसका संबंध था? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसके लिए? मेवों के लिए, मेव जनजाति के लोगों के लिए, मेवों के लिए अपनाई थी। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त, किसने कहा? सुल्तान का पद ईश्वर का पद माना। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा और पाबोस की रीतियां प्रारंभ की। सिजदा और पाबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? बलबन ने। चलिए खिलजी वंश। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में। राज्याभिषेक, खिलजी वंश की स्थापना, राज्याभिषेक अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक को पद दिया। 1290 में राज्याभिषेक हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। और आदर्श उदार निरंकुशवादी था। इसका आदर्श था उदार निरंकुशवादी राजा था ये। अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन इसका भतीजा था और इसका दामाद भी। ये तो इनके संस्कार होते थे, वही चाचा और वही ससुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली की। इसने भूमि पैमाइश की करवाकर उस पर लगान की वसूली की। परंपरागत लगान अधिकारियों से खुत, मुकदम और चौधरी
से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया, सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। तो परंपरागत लगान अधिकारी कौन थे? खुत, मुगदम और चौधरी। इनसे भी इसने लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया और सारे इनके विशेषाधिकार समाप्त करके इनकी भूमि से भी लगान लेना शुरू कर दिया। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीनी जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में प्राप्त थी। तो जिनको भी भूमि दान वगैरह में, उपहार वगैरह में दे रखी थी, उन सब से वापस छीन ली और परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि हुई। खालिसा भूमि कौन सी होती थी? जो राजा के अधीन होती थी, राजा के अधीन होती थी और जिसका सीधा लगान राजा के पास आता था, वह होती थी खालिसा भूमि। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण किसने लागू की थी? किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण मलिक काबुल सहना या बाजार का अधीक्षक। मलिक काबुल को बनाया सहना या बाजार का अधीक्षक और समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण करता था मलिक काबुल। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। तो बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुशल कर्मचारियों को नियुक्त किया। घरी कर घर एवं झोपड़ियों पर लगाया घरी कर, चराई कर लगाया दुधारू पशुओं पर और रामचंद्र देव देवगिरी का शासक मलिक काफूर से पराजित हुआ। रामचंद्र देव कौन? देवगिरी का शासक हुआ जो कि मलिक काफूर से पराजित हुआ। रायन की उपाधि अलाउद्दीन द्वारा। तो रायन की उपाधि किसे दी गई? मलिक काफूर को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना करने वाला मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मिनी राजा की मृत्यु के बाद जोहर करने वाली। पद्मिनी राजा की मृत्यु के बाद जोहर कर लिया पद्मिनी ने। फिल्म तो देखी होगी ये पद्मावत, तो वही है। अलाउद्दीन खिलजी। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। धर्म के आधार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हो गया और उपाधि सिकंदर द्वितीय सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह खुद को द्वितीय सिकंदर मानता था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जफर खां इसका प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी जफर खां की। दीवान मुस्तखराज की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। चलिए, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली। उपज का 50% भूमि कर खराज। उपज का 50% भूमि कर शुरू कर दिया इसने, जिसे क्या कहा? खराज कहा। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मलिक काफूर अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ। तो मलिक काफूर इसे दिया था जलालुद्दीन खिलजी या इसके चाचा या इसका ससुर ने इसे दिया था मलिक काफूर जब यह गुजरात विजय करके लौटा था। अन्य नाम मलिक काफूर का अन्य नाम क्या था? मलिक काफूर का अन्य नाम क्या था? 1000 दिनारी। मलिक काफूर का अन्य नाम 1000 दिनारी, क्योंकि यह 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। चलिए, अलाउद्दीन 4 अध्यादेश। अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश। प्रथम, उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधी व्यक्तियों से वापस लिया। तो जो उपहार में या पेंशन में, दान में प्रदत्त दी गई भूमि थी वो वापस ले ली। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने के आदेश दिए। और द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। गुप्तचर विभाग का संगठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के
प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगाई अलाउद्दीन खिलजी ने। और चतुर्थ, सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक क्वेश्चन और आता है कि घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण या तथा घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी, तथा हुलिया बनाने की, सैनिकों के हुलिया बदलने की प्रथा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया बदलने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। चलिए, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी स्वयं को खलीफा घोषित किया। उपाधियां अल इमाम, खिलाफत उल लह, क्या तो नाम है इनके। चलिए अब देखते हैं नासुरुद्दीन खुसरव शाह। नासुरुद्दीन खुसरव शाह, इसका शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320, 15 अप्रैल 7 सितंबर 1320। और विरोधियों द्वारा नारा दिया गया इस्लाम खतरे में है इसके काल में, और इस्लाम का शत्रु बताया नासुरुद्दीन खुसरव शाह को। चलिए, तो इस्लाम का शत्रु किसे बताया? नासुरुद्दीन को। इस्लाम का शत्रु नासुरुद्दीन, और इस्लाम खतरे में है के नारे दिए नासुरुद्दीन खुसरवा के समय। हिंदू से मुसलमान धर्मांतरित, हिंदू से मुसलमान, नासुरुद्दीन खुसरवा हिंदू से मुसलमान धर्मांतरित था। खुतबा अपने नाम का। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा कौन सी नदी थी? रावी नदी सीमा थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था अपूर्ण किलूगढ़ी महल में। अपूर्ण किलूगढ़ी महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक, ये बहुत बार पूछा गया है। किलूगढ़ी के महल का निर्माता था कैकूबाद। किलूगढ़ी के महल का निर्माता था कैकूबाद। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया किसने? बलबन ने। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने बताया? बलबन ने। बलबन के काल में 1279 में 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया तुगरिल खान ने। बंगाल का सूबेदार तुगरिल खान। बलबन के काल में 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया था तुगरिल खान ने, जो बंगाल का सूबेदार था। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए। सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया किसने? अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक। ये दो ऐसे सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित किया था। गोल गुंबद, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा को गोल गुंबद कहते हैं। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है गोल गुंबद, और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है गोल गुंबद। बाह्य भाग प्याले की भांति है इसका गोल गुंबद का, और प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। पढ़ोगे तो ही कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो पूरी उम्र पूरी जिंदगी परेशान होगे, धक्के खाते फिरोगे। तो पढ़ लिया करो। ऐसे सोच लो, जिस काम में मेहनत लगती है, जो काम करने में मन नहीं लगता, वो काम अच्छा है वो करो, क्योंकि पढ़ाई सबके बस की बात नहीं होती। तो पढ़ा करो, पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ोगे तो कुछ ले रहोगे, वरना परेशान होगे। माँ बाप के भी सपने हैं कुछ,
इतना खर्चा किया है तुम लोगों पे पढ़ाने लिखाने में, तो उसको भी वसूल करो, पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी लग जाओ, माँ बाप का भी सपना पूरा करो। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।